Conflict is a struggle between two or more individuals or groups who think that they have incompatible goals and who acts on the basis of those perceived incompatibilities. Conflict management is the process by which disputes are resolved and the practice of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly, and efficiently. To know more about the same, Vishwa Yuva Kendra, in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a one-day event on conflict management, concept, styles, and strategies under Project LEAD, Leadership through Education, Action, and Determination. Our subject expert, Dr. Jayanti Datta, clinical psychologist, would now shed light on the subject. आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे सेशन 13 प्रोजेक्ट लीड के सेशन 13 जो कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड स्टाइल्स स्ट्रैटेजीज, इसमें मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। सर्वप्रथम इस श्रेणी में मैं अपने आज के एमिनेंट स्पीकर जो हैं हमारे कोर्स फैकल्टी डॉक्टर जयंती दत्ता मैम का अपने आज के सेशन 13 में स्वागत करती हूँ अपनी पूरी प्रोजेक्ट लीड की टीम की तरफ से, दैट इज टीम VYK एंड टीम अदिति महाविद्यालय। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर दिस सेशन। और आज आगे के क्रम में मैं प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर ममता शर्मा जी अदिति महाविद्यालय को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम। अपनी संस्था से हमारे चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर सिंह सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर for joining us today. I would like to welcome Dr. Sunita Behmani ma'am. She is HOD Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi. And Mr. Ajit Kumar Rai sir, he is Senior Officer Sustainability and Development from Vishwa Yuva Kendra. I would like to welcome you sir. And now I like to welcome all my team members from Aditi Mahavidyalaya and all my team members of Vishwa Yuva Kendra. I would like to welcome all of you for coming here for this session 13. और अब मैं अपने प्रिय जितने भी सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ आज के सेशन 13 में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, स्टाइल्स एंड स्ट्रैटेजीज में जुड़ने के लिए। आज जैसे कि हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अभी मंजू मैम से भी मैं बात कर रही थी इस बारे में, जैसे मंजू मैम ने भी शेयर किया कि अपना और मनीषा मैम का एक्सपीरियंस। हम कॉन्फ्लिक्ट आज ऐसा टॉपिक है जिनमें हम कुछ चीजों के बारे में हम सोचते भी नहीं और वो चीजें हो जाती हैं, और वो जो बोझ है वो हम ढोके लेते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या ये सच में इस तरीके से था या इसका कोई दूसरा पहलू भी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हम उसको कोप अप करने के लिए, उससे डील करने के लिए हम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली आया ही क्यों है, इसका रीजन क्या है, और हम इसे जिस तरीके समझ रहे हैं क्या वाकई में ये कंडीशन वैसी ही है या इससे कुछ भिन्नता है इसमें। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट 4 जो चल रहा है 15 जनवरी से लेकर 7 मई तक, प्रोजेक्ट लीड, जो हमारा लास्ट सेशन था वो था टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट एंड टेक्निक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे जो फैकल्टी मेंबर थे उन्होंने, जो कि मिस्टर ललित शर्मा सर ने बहुत अच्छे से ही हमें इसके ऊपर बताया था कि इसको हम कैसे टाइम को अपने कैसे मैनेज करें और आगे कैसे बढ़े। और जो हमारा सेशन था, जो लास्ट सेशन, जिसका एजेंडा ये था कि हमारी जो 4 पिलर, महिलाएं पिलर जो थी, लास्ट सेशन को उन्होंने पूरा हैंडल किया था, जिसमें वेलकम नोट डॉक्टर मंजू गोयल मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अदिति महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी। रिकैप किया था मिस मनीषा पॉल मैम ने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अदिति महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और क्यूए किया था हमारी कलीग मिस अपूर्वा गौतम, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं विश्वा केंद्र, और वोट ऑफ थैंक्स किया था मिस मुक्ता भारद्वाज मैम ने, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर विश्वा केंद्र।
सर ने स्टार्टिंग में ही हमको बताया कि टाइम मैनेजमेंट की बेनिफिट क्या है, और जो इसकी जो लर्निंग जो हम लोग विद पार्टिसिपेंट हम लोग ले गए कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को अगर हम अच्छे से डिवाइड करते हैं अपने पूरे दिनचर्या को, अपने काम को, चाहे वो सर ने एक चीज बहुत इंक्लूड किया था, बहुत अच्छी बात, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, इन दोनों में अगर हम टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो उसमें हमें क्या उसके बेनिफिट होते हैं, उन्होंने बहुत ही बुलेट पॉइंट में हमें अच्छे से समझाया था कि हम स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, वर्क हमारा बहुत इजी से हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी में बहुत बढ़ जाती है, जो कि दिखता भी है। वो हम काम करके अगर टाइम टू टाइम अगर उसको कर लेते हैं तो काफी रिलैक्सेशन भी फील करते हैं कि चलो हमें ये एजेंडा मिला था, हमने इस एजेंडे को हमने कंप्लीट कर लिया, हम अपने काम को अचीव कर सकते हैं ऑन टाइम, विद इन टाइम, अगर हम उस टाइम को अच्छे से निर्धारित करते हैं। हम जो अपना समय बचा के और किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि काम करने से जो एक होता है मैम कि काम जो हमको दिया गया अच्छे से अगर हो गया तो होने के बाद जो हमें मोटिवेशन और एनर्जी जो आती है कि चलो एक काम हुआ, हो गया। तो ये सारी चीजें सर ने काफी बिंदुओं को डिटेल में हमारे साथ डिस्कस किया था कि इसके फायदे क्या क्या, इसके बेनिफिट क्या है। फिर सर ने हमारे साथ बात करी कि अपने दिनचर्या को, टाइम को हम कैसे प्लान करें, जैसे चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। सर ने बोला था कि कुछ काम होते हैं अर्जेंट, कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ काम होते हैं नॉट अर्जेंट और कुछ काम होते हैं नॉट इंपॉर्टेंट। सर का ही एक एग्जांपल उन्होंने दिया था कि मान लीजिए आप घर पे कोई ऑफिस का काम कर रहे हो और आपने गैस पे कोई चीज रखी हुई है और अब काम करते करते आप भूल गए, अब उसमें आग लग गई है, जैसे मान लीजिए दूध बहने लगा, तो क्या आप उस इंपॉर्टेंट काम को करोगे, ये वो अर्जेंट है। तो सर ने एग्जाम्पल देते हुए समझाने की कोशिश करी थी कि हाउ वी कैन डिफाइन बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो ये उन्हीं का एग्जांपल लेते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि हमें अर्जेंट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट को कैसे बैलेंस करना है अपने काम को लेकर। और इसी कोट के साथ कि गुड डिसीजन कम फ्रॉम एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड डिसीजन, दिस इज लाइफ सो नेवर रिग्रेट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। What is conflict? Conflict ऐसी चीज है जो दो चीजों के दरमियान होती है, right? And conflict is a relationship between two or more parties, individuals or groups, who have or think they have incompatible goals and who act on the basis of those perceived incompatibilities. Now, अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने भी बोला कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वाकई वो हकीकत में है या हमारी परसेप्शन से जुड़ी हुई होती है। अक्सर आप देखेंगे कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होती है हमारी जिंदगी में, कुछ हमारी जो एटीट्यूडनल कंपोनेंट है, कुछ चीजें जो हमारी इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शन से जुड़ी हुई होती है, उसकी वजह से भी हमारे जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट का माहौल तैयार हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि कॉन्फ्लिक्ट किस सिचुएशन में है, किस मुद्दे को लेके है, उसका जायजा कर लेना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट इज द अपीयरेंस ऑफ difference of opinions and interests. A conflict is a serious disagreement or argument between two or more persons. ये जो argument है, ये कई दफे आप देखेंगे पर्सनलाइज्ड इंटरप्रिटेशंस, गलत इंटरप्रिटेशंस, या तो फिर सब्जेक्टिव जो मोटिव है उसका इन्वॉल्वमेंट होने से भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपको लगे कि कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिसिशन है, कॉन्फ्लिक्ट तब तक ही आपकी जिंदगी में रहती है जब तक आप इंडिसाइसिव होते हो। जैसे ही आप डिसीजन ले लेते हो, मोस्ट ऑफ योर कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व टू सम एक्सटेंट। तो अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट पर्सनलाइज्ड मुद्दे से जुड़ी हुई होती है तो उसमें डिसीजन हो पाना थोड़ा वक्त लग जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द सेम एज वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज वायलेंट और इवन इमीडिएटली ऑब्वियस। यही एक खतरा है हमारी जिंदगी का कि हम कॉन्फ्लिक्ट में जूझ रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता, ये बाहरी तौर से दिखता नहीं है कि एक इंसान जो है कॉन्फ्लिक्ट में घिर गया है, अक्सर हमें दिखता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट often accompanies change. Of course, this means it occurs around conservation and interventions, generally seen as negative, but this is not to be seen always as a negative thing.
provided the conflict is acknowledged, understood, transformed into a positive force for change. आप देखेंगे कि आप जिंदगी में कई मर्तबा ऐसे सिचुएशन होता है जहां पे आप घिर जाते हैं, और घिर जाते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है आपकी जिंदगी में, तब आप मजबूर होते हैं कि उसको हम इवैल्यूएट करें। ये जरूरी नहीं है जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट में घिर जाते हैं तो एक उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट हो, कई दफे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जब होता है जब आप कॉन्फ्लिक्ट को सोचते हो, समझने की कोशिश करते हो और उसका हल निकालने के लिए जूझते हो। हल हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कई दफे ये हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव फोर्स भी बन जाता है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, it occurs when there is no balance between the opinions. This can happen due to 4 main reasons. What are the main 4 reasons? अमूमन आप जब कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करते हो, कई दफे आप समझ नहीं पाते हो कि इसका सोर्स कहाँ से है, क्यों आ रही है इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट आपकी जिंदगी में। तो 4 जो मोटे मोटे मुद्दे हैं वो ये है। मिसकम्युनिकेशन, when in an interaction there is a misrepresentation due to lack of clarity. आपके पास जो मुद्दा है जिससे आप घिर जाते हो उसकी क्लियर क्लैरिफिकेशन, उसके मुद्दे की जो पर्पस है वो आपके पास नहीं होता है। यानी कि जिस बंदे से आपको मैसेज मिला या जब आप मैसेज लेते हो, कहीं पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी गैप आ जाती है या कम्युनिकेशन ऑल्टर्ड हो जाता है, तो दैट कुड लीड टू मिसकम्युनिकेशन and it can give rise to conflict. Different perceptions, varied views of the facts. अब आप देखिए कभी भी कहीं पे भी आप इंडिविजुअल वेरिएशंस का सामना करना ही पड़ता है। कई दफे जो हमारे इंडिविजुअलाइज्ड परसेप्शंस होते हैं, अभी मैंने इसका जिक्र भी किया था, इंडिविजुअलाइज्ड परसेप्शंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देती है अक्सर। तो आपको एक बैलेंस लाना पड़ता है कि आप किस चीज को देख रही है, उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर रही है और हकीकत में वो क्या है। मिसकम्युनिकेशन के बाद डिफरेंट परसेप्शंस, आप देखेंगे जब हम परसेप्शन का जिक्र करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस की बात या जिस मुद्दे को हम परसीव कर रहे हैं उसका जिक्र ही नहीं होता, लेकिन आप जो चीजें आप झेलती आई हैं या आपने जो चीजें बटोरी है अपनी जिंदगी में, उसका भी असर आपके परसेप्शन के ऊपर आ जाता है। यानी कि आपकी पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, और अगर आप जिस मुद्दे को लेके अभी कॉन्फ्लिक्ट से गिर गई हैं तो उसके साथ आपका एक्सपोजर पहले हुआ या नहीं, तो यानी कि different individuals will have different perceptions of the same thing. Different values. This is caused due to individual value system. आपकी परवरिश कैसी, आपकी परवरिश में जब सोशलाइज किया जाता है, आपको समाजीकरण किया जाता है, आपके जो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं, यानी कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी के, जो पहली मर्तबा आपको सोशलाइज करते हैं, समाजीकरण के लिए आपका हाथ पकड़ते हैं, उन्होंने आपको क्या वैल्यूज दिए, आपको क्या संस्कार दिए। ये संस्कार हम पैदाइशी लेके नहीं शुरुआत करते हैं, ये समाजीकरण के तहत हमारी वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। आपकी वैल्यूज, मेरी वैल्यूज, थर्ड पर्सन की वैल्यूज, ये चीजें कई मुद्दों को लेके तो आम होती हैं। वो एक जनरलाइज्ड वैल्यू सिस्टम होता है, और एक वैल्यू सिस्टम होता है जो आपके परिवार से आपको मिलता है, आपके नर्चरेंस के दौरान, आपके समाजीकरण के दौरान ना, उसका भी असर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ जाता है। डिफरेंस इन प्रेफर्ड आउटकम्स, seeing different solutions to the same problem, this can happen due to vested interest. एक ही चीज का आप different interpretations निकालते हैं, तब निकालते हैं जब कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका अपना पर्सनलाइज्ड वेस्टेड इंटरेस्ट है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है क्यों आती है, कॉजेस में से आप देखेंगे पर्सनालिटीज आ जाती हैं, व्यक्तित्व,
एक एक की व्यक्तित्व, आपकी टाइप ए पर्सनालिटी है, टाइप बी है या टाइप सी है, किस तरह की पर्सनालिटी आपकी है, और आप गो गेटर हैं या आप इंतजार करने वालों में से हैं, या आप एक इत्मीनान से हर चीज का समाधान ढूंढने वालों में से हैं। इसका असर आपके परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। किस इमोशंस के तहत आप एक सिचुएशन को परसीव करती हैं, उसका भी असर आपके कॉन्फ्लिक्ट का परसेप्शन में छोड़ जाता है असर। नाउ इंटरेस्ट, नीड्स एंड डिजायर, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी नीड्स, आपकी चाह क्या है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो क्या है। अभी मैंने जिक्र किया सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ एस्टीम, ये दो मुद्दे हैं जो अक्सर आप देखेंगे जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जाती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका सॉल्यूशन, उसको जूझने का तरीका, यानी कि आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज, वो तमाम चीजें डिपेंड करती हैं आपकी सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ये एक बहुत अहम मुद्दा है हमारी जिंदगी का, एक बहुत अहम कंपोनेंट है हमारी व्यक्तित्व का। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम पे चोट पहुंचती है और वो अगर बैलेंस्ड स्टेज पे बरकरार नहीं है, तो ये चीजें आप में हीन भावना ला देती हैं, और हीन भावना से अगर आप ग्रसित हो जाते हैं तो कई दफे आप एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी खामियां जो हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आने लगती है, जिसका असर सेल्फ एस्टीम पे पड़ता है। आप देखेंगे जो भी इस तरह से ग्रसित होते हैं वो बहुत जल्दी एग्रेसिव बिहेवियर में, चाहे वर्बल एग्रेशन हो चाहे फिजिकल एग्रेशन हो, उसमें उलझ जाते हैं। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फ्रॉम द पास्ट, इसका भी आप देखेंगे कई दफे जब मेरे पास केसेस आते हैं तो सामने जब मैं देखती हूँ पेशेंट को, तब बहुत बैलेंस्ड सा एक पर्सनालिटी दिखता है, लेकिन जब हम थेरेपी से पहले उनसे कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हमें दिखता है, जब हम पूछते हैं, टटोलते हैं, कि पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपकी जिंदगी में एक इट कास्ट्स अ वेरी ब्लैक काइंड ऑफ ए शैडो, उससे उभर के निकल आना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो भी देखिए, जिंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। कोई नहीं कह सकता हाथ उठा के कि आई एम कॉन्फ्लिक्ट फ्री, आई डोंट हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि ये आपके दिनचर्या में कैसे आपको परेशान कर सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने ताले चाबी में बंद करके फेंक दिया बाहर और कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके बगैर आपकी जिंदगी बसर ही नहीं हो सकती। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। All conflicts fall into two major categories, internal and external. Internal conflict के बारे में थोड़ी देर में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगी। Internal conflict is when one struggles with their own opposing desires or belief. आप कुछ खरीदने जाती हैं, मेरे ख्याल से जो भी मेरे को सुन रहे हैं, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी जिंदगी में चाहे अपने लिए या चाहे अपने परिवार वालों के लिए या दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ खरीदारी नहीं की हो। जब भी आपने खरीदारी करी, आपने कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया, क्योंकि आप समझती हैं कि ये वाला लूं या वो वाला। चॉइस आपके पास होता है और वो चॉइसेस से आप घिर जाती हैं। आपके पास पैरामीटर्स होता है, एक तो बजट होगा, फिर जिनके लिए आप खरीद रही हैं, अपने लिए खरीद रही हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं, उनका एक व्यक्तित्व है, पर्पस है। तो ये तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर आप चूज करती हैं एक चीज खरीदने के लिए। लेकिन जब आप खरीदारी कर लेती हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जब तक आप नहीं खरीदारी करती, तब तक आपके पास चॉइस है, तो आप समझती हैं कि ये लूं या वो लूं, शुड आई गो फॉर द टाइप ए और टाइप बी, कौन सा कमोडिटी जो है उसको। External conflict sets oneself against something or someone beyond their control. देखिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके कंट्रोल के अंदर है अमूमन, लेकिन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपके बाहर है, हमें दिख जाता है। और इस एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को आप अक्सर कंट्रोल नहीं कर पाते।
There are also two broad effects of conflicts, negative and positive. Before you ask me conflict positive कैसे हो सकती है, मैं बताती हूँ आपको. Negative effects of conflicts क्या होता है? Both personal and non-personal, and energy spent dealing with the conflict. जब भी आप conflict से घिर जाती हैं, तो आपका जो synergy है, यानी कि आपकी जो psychic energy है, वो consume होती है. जब आप जाती हैं खरीदारी के लिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, छोटी सी बात, आप खाना कौन सा खाएंगी, चपाती लेंगी या आज राइस खाना है, ये भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, लेकिन आप सोल्यूशन कर लेती हैं, आप डिसीजन ले लेती हैं, तो सॉल्व हो जाता है. यानी कि जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र करती हैं, तो एक अमाउंट ऑफ योर एनर्जी इज स्पेंट इन दैट. नाउ ये जब आप एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वेस्ट करती हैं मजबूरी में, तो इट डिक्रीजेज योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. आप देखेंगी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से जब आप जूझते हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल नीचे चली जाती है. आप थकान महसूस करते हो, आपकी जो एक सिनर्जी थी, जो आपने सोचा था मैं ये कर लूंगी और ये कर लूंगा, वो तमाम चीजें बिखर जाती हैं. यानी कि एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका असर डायरेक्ट होता है. और ये कैसे होता है? बिकॉज इट लोअर्स योर मोटिवेशन. आपका दिल नहीं करता एनीमोर कि मैं आगे चलूं, आगे जाके करूं. सो इट हैज सच अ डीप रूटेड नेगेटिव इम्पैक्ट दैट इट लोअर्स योर मोटिवेशन एंड इट डिक्रीजेस योर मोरल. आपका अपने ऊपर जो भरोसा है वो भी बिखर जाता है, and you are not able to go ahead with that kind of a the energy, that kind of a morale, that kind of belief system which you started with. Now poor decision making capacity, it affects, अगर आप जूझ रही हैं कॉन्फ्लिक्ट से, whether it is internal or external, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो भी गड़बड़ाने लगती है. कई दफे आप अगर झांके और पीछे देखे मुड़ के, मैंने ऐसा किया, हाउ कुड आई डू इट, पता नहीं कैसे किया. अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, जो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स ऑलमोस्ट डेली रूटीन में करते हैं, तो आप सोचते हैं ये मैंने कैसे कर दिया, क्यों किया. नाउ दिस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और जो है ये आपको झकझोर के रख देती है कॉन्फ्लिक्ट्स जो. देन इट ऑल्सो रेजेस अ ट्रस्ट इशू. जब आप कॉन्फ्लिक्ट से घिर जाते हैं, तो बहुत जल्दी आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते. एंड जब आप भरोसा नहीं कर पाते हो, इसका देन होता है लॉन्ग टर्म टॉक्सिक कल्चर. ना पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? जब आप कॉन्फ्लिक्ट का सामना करती हैं, तो आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, क्योंकि आप टटोलते हैं कि इसके बारे में मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं, वेट, लेट मी सी व्हाई दिस हैज कम इन फ्रंट. तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो शार्पेंड हो जाती है. आप ये भी कभी आजमा के देखिएगा, अगर आपकी एटीट्यूडनल कंपोनेंट कुछ है, आपको प्यास लगी है, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हैं क्या मैं पानी पी सकती हूँ, आप देखेंगे इमीडिएटली अगर कहीं पे पानी है तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब दैट. अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, आपको भूख लगती है, तो आप देखेंगे यू विल बी द वन, बिकॉज यू आर पर्सनली मोटिवेटेड एंड यू आर काइंड ऑफ sharpening your sensory perceptions. तो आपका better information processing हो जाता है जब आप conflict से घिर जाते हो. और आपका एक चीज और मैं बताऊंगी यहाँ पे कि जब आपने conflict का सामना किया, एक अंदर से खलबली मचती ही है डिसीजन लेने से पहले भी कि मैं ये करूं या ना करूं. लेकिन तैयारी जो चलती है आपके ब्रेन में, आपके दिल में, आपकी साइकी में, उसमें वो तलाशने को आपको मजबूर करती है कि जिस तरह का डिसीजन मेकिंग आपने शुरुआत कर दी अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ही आप एविडेंसेस जुगाड़ कर लेते हैं. देन बेटर चॉइसेस, इट हेल्प्स यू टू गो फॉर बेटर चॉइसेस. नाउ व्हेन यू हैव the conflicts, you are making the better choices, obviously it reduces your
एंजाइटी ऑल्सो। कई दफे आप चूक जाते हैं अच्छे या पॉजिटिव डिसीजंस लेने में, क्योंकि आपकी एंजाइटी जो है वो आपको बहुत परेशान करती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट है और आपने बेटर इंफॉर्मेशन ले लिया, चॉइस आपकी बेटर हो गई, ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस योर एंजाइटी ऑल्सो। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आप देखेंगे इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड एनहांसेस इंटरैक्शन। आप चल के जाते हो, आप कोलैबोरेशन के लिए हाथ बढ़ाते हो, स्टेप्स लेते हो, and it increases your understanding, it speeds decision making. conflict से बाहर आने के लिए ये चीजें बहुत अहम कंपोनेंट्स हैं और ये आपको मददगार साबित होती हैं लॉन्ग टर्म में। These are the positive impacts of conflict. अगर आप conflict से घिरो ही नहीं तो शायद इन चीजों का इस्तेमाल आप करोगे भी नहीं। Now, what is conflict management? Conflict management is also known as conflict resolution. It involves having an environment that precludes conflict and an individual or a set of individuals successfully handles and resolves existing issues. आप जब भी मीटिंग में भी जाते हो, कभी आप देखोगे तो जो डिफरेंसेस हैं वो सारे टेबल पे आ जाती हैं, डायलॉग हो जाती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व हो जाती है देन यू फीलिंग यू हैव a feeling, you know, you know, that's a very relaxed kind of a feeling, and you feel, oh my god, chalo ye khatam hua. And the individuals who were protesting you or objecting for a positive resolution, जब उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है तो आप देखते हो मुद्दा जो है हल हो जाता है, और वो हल हो जाने की वजह से you feel relieved. And this is one of the things where you have to have interaction with the individuals, and when you interact with those individuals you have to learn how to handle them, because immediately आपकी बात कोई resolve के लिए मानने को तैयार नहीं होते। The aim of conflict management is limiting the negative aspects of conflict while increasing the positive aspects of conflict. आप अक्सर देखोगे लीडरशिप में भी ये मुद्दा जरूर सामने आता है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हो तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हो, इंक्रीज करते हो, और कॉन्फ्लिक्ट का जो नेगेटिव कंपोनेंट है उसको आप रिड्यूस कर देते हो, ताकि एक बैलेंस्ड सिनेरियो जो है आप सामने रख सको। In an organizational setting, the aim of conflict management is to enhance learning and group outcomes, including effectiveness or performance in an organizational setting. I'm sure उदय शंकर जी इसके माहिर हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेफिनेटली ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड and it gives you a chance to learn number of things, and it of course helps doing a better performance. Now, conflict management strategies kya hai? There have been 5 conflict resolution strategies that people use to handle conflict as mentioned below. Competing, the goal is to win. कंपटीशन अगर है तो कॉन्फ्लिक्ट होगी ही होगी, और जब आपका पर्पस ये है कि कौन जीत रहा है तो गोल जो है विनिंग का है, और उसमें ये जो कॉम्पिटिंग है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। जब आप कंपटीशन में होते हो, जब विन हो जाती है चीज, देन इट ऑटोमेटिकली गेट्स रिजॉल्व्ड। accommodating, the goal is to yield. Now, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से घिर जाते हो तो आपको कई चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती है, कई चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है, कई चीजों को जो आपने पहले नकार दिया होगा तो उनको मानना पड़ता है। दैट इज accommodating. आपको ये चीजें इंक्लूड कर लेना पड़ता है, so you give in to these demands, and when you accommodate, automatically your conflict also gets resolved. कुछ चीजें जिंदगी की ऐसी होती हैं जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और जिसका कोई हल हमें इमीडिएटली नहीं मिल पाता है। द गोल इज टू डिले, अवॉइड द सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे आप देखिए
कई सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जिसको आपको अवॉइड करना पड़ता है, और या तो फिर उस चीज को आप डिले कर देते हैं, तुरंत सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। कई चीजें पर्सनल लाइफ में भी आ जाती हैं जहाँ पे आप डिले कर देते हो। नाउ because of COVID, lot of people could not travel, right? The traveling from outside India, coming back to India were stopped. तो कई जगह डिसीजंस जो हैं डिलेड हो गई हैं, कई चीजें लोग अवॉइड करने लगे। कोलैबोरेटिंग, द गोल इज टू एंश्योर पैरिटी ऑफ गोल्स। आपको ये देखना पड़ता है आपके कौन से गोल्स हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेट करेंगी तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। कई दफे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लाइफ परिवेश में नहीं, अपनी पर्सनल जिंदगी में भी करती हैं। और यहाँ पे अभी आप देखिए, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पैटर्न देयर आर सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन। वी डिड नॉट हैव एनी मेड्स, okay, to help us with the domestic chores, so we all were doing our work. Now वहाँ पे क्या हुआ, हमें कुछ चीजें झेलनी पड़ी, कुछ चीजें हमने कॉम्प्रोमाइज कर ली। अब ये देखिए, कॉम्प्रोमाइज जो है किस स्तर पे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसका असर भी आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। आप are you forced to compromise, or you are doing the compromising on your own judicious decision? That also makes a lot of difference. Conflict strategy, competing. Now, quick decisive action is vital because it involves emergencies. Competition में emergency की situation हो जाती है और उसी वक्त तुरंत आपको decision लेना पड़ता है और decisive action भी लेना पड़ता है। On important issues where unpopular course of action need implementing, enforcing unpopular rules, disciplines, वहाँ पे भी ये issues आ जाती हैं जहाँ पे conflict की situation तैयार हो जाती है। Now on issues vital to group welfare, when you know you were right, जब group आपको support नहीं देता, and then you know it creates a kind of a scenario जहाँ पे आपकी जो strategy है that is also challenged. To protect yourself against people who take advantage of non-competitive behavior. तो यहाँ पे इस तरह की चीजों में conflict strategy जो है वो competing का हो जाता है, right? On issues vital to group welfare. अब आप जब group के लिए कुछ करोगे तो individual differences आ ही जाती हैं, individual resistances भी आ जाती हैं, और especially जब ऐसे unpopular rules को आप implement करोगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की situation face करनी पड़ जाती है। Conflict strategy accommodating. The issue is much more important to the other person than to you, and as a goodwill gesture to help maintain a cooperative relationship, you indulge in accommodating. That is a kind of a step which very often reduces group conflict. यहाँ पे अगर आप accommodate करने लगते हैं तो आपका जो एक सिनेरियो बनता है सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं बट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स बिल्ड अप सोशल क्रेडिट्स फॉर लेटर इश्यूज व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू यू। जब व्हेन यू बिकम accommodating, then there are certain future social credits which also are given to you. As I said, most of the time when you talk about conflict or resolution of conflict, your social perception, your social standing, your social handling also counts a lot. Continued competition would only damage your cause when you are outmatched and losing. जब आप इस तरह की लगातार कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में जकड़ लेते हो अपने आप को, then the chances are you will not have a very good scenario for resolving the conflict. Preserving harmony and avoiding disruption are especially important. This is
कोटिंग बिहेवियर, जब आपका मुद्दा होता है कि हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप को हमें रखना है। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कई दफे, स्पेशली अगर आपकी पर्सनल लाइफ का एक कंपोनेंट है, तो भी एकोमोडेशन आप बहुत जल्दी उससे आप अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में धीरे धीरे करना पड़ता है, नहीं तो ये चीजें जो है बढ़ती चली जाती है। You realize that you were wrong to allow a better position to be heard, to learn from others and to show that you are reasonable. कई दफे ये चीजें हेल्प नहीं करती हैं। When you allow somebody to, you know, occupy a better position and then explain, then you lose the control of the situation. So it is much better when you are facing conflicts to accommodate and not allow anybody else to intervene and take on the stage, right? So I'm trying to tell you at a personal level, if you can let go of certain things. कई दफे हम लोग rigid होते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं अगर ये नहीं कर सकती, I will not let somebody else also do it. That is wrong. That will strengthen, that will lengthen your conflicting scenario. तो यहाँ पे अगर कोई अलग गलत बंदा आ जाता है और वो सीन वो occupy कर लेता है, then also your accommodation will be challenged. So accommodating behavior to a great extent helps you to resolve your conflict. An issue is trivial or when other important issues are pressing. It is better if you can avoid certain trivial issues in face of certain major issues. So you have to prioritize कि कौन सी issue मेरी है जिसको मुझे immediately handle करना है और कौन सी issue ऐसी है जिसको मैं बाद में handle कर सकती हूँ. So you have to avoid that particular issue and take on the more pressing issues. You perceive no chance of satisfying your concerns. That is, when you have low power or you are frustrated by something which would be very difficult to change. कई दफे हो जाता क्या है कि आप satisfied तो नहीं हो, you are concerned कि मैं ये चीजें अगर करूंगी तो I will not be happy and you are likely to get more frustrated. लेकिन आप जो चीज चेंज करना चाह रहे हो उस चीज को आप चेंज कर ही नहीं पाते हो तुरंत. The potential damage of confronting a conflict outweighs the benefits of its resolution. कई दफे conflicting situation ऐसी होती है, अगर आप उसे confront करते हो तो वो जो impact होगा वो more dangerous होगा than the benefits of the resolution. सुलह करने में अगर आपको आसानी दिखती है, सुलह करने में, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स दे. हर कॉन्फ्लिक्ट का जब भी आप रिजॉल्व करते हो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर मिलती हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज हो चाहे वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो. तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं कन्फ्रंट करता हूं इसको तो इसके डैमेजिंग इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे बेहतर यही है कि आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर उस चीज को अवॉइड कर लो. Gathering more information outweighs the advantages of an immediate decision. अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो तो आपका जो इमीडिएट डिसीजन है उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि इमीडिएट डिसीजन अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो नेचुरली यू हैव टू हैव पोटेंशियल पावर ऑफ योर सपोर्टिंग informations. So gathering more information outweighs the advantages of an immediate decision. अगर आप immediate decision नहीं ले रहे हो यही चलते कि नहीं मैं और भी इसके बारे में information ले लूं, ये चीजें कर लूं, that will not be a sensible thing. It is sometimes more sensible
to take an immediate decision and avoid taking up further decisions or further informations regarding the conflicting situations. कई दफे हम इतने प्रेशराइज्ड होते हैं कि तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम आप इसको अवॉइड करें कि नहीं मुझे तो ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए, नहीं मुझे वो वाला भी मैसेज आने दो फिर मैं डिसीजन लूंगी, नहीं। To let people cool down, to reduce tensions to a productive level and to regain perspective and composure. कई दफे conflicting situation में जब आप घिर जाते हो, it is better to let go. उसी वक्त आपको तमाम रेजोल्यूशंस करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कई दफे हम लोग कहते क्या है कि स्लीप ओवर इट, you know, it's a very cardinal issue, it's a very challenging issue. अगर आप डिसीजन तुरंत लेने में हैप्पी नहीं है तो स्लीप ओवर इट, आप उसको थोड़ा वक्त दीजिए, आप तुरंत डिसीजन नहीं लीजिए। और जब आप सोते हो इसके ऊपर, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो और दोबारा से उसी सिचुएशन का जायजा लेते हो, ये इवैल्यूएट करते हो, तो आपका डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है और आप सही सलीके से डिसीजन ले भी पाते हो। तो समटाइम्स इट इज एडवाइजेबल नॉट टू टेक अ डिसीजन hurriedly and sleep over, salve it for some time and take the decision. You cross the bridge when it comes. कई दफे हम हपड़ा धपड़ी में कई चीजें बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसको हम डीले नहीं करते हैं। उसको डीले करना, उसको अवॉइड करना कई दफे बेटर होता है। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी, compromise. Goals are moderately important but not worth the effort of potential disruption of more assertive modes. कई दफे आप देखेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लेना बेटर रहता है, क्योंकि ये आपकी सिनर्जी बचा देती है। आपका जो ग्रुप है, group cohesiveness is very very important, you know, in an organizational setup. Group communication, group cohesiveness, तो उस तरह की चीजों में जब और लोग इन्वॉल्व है और मुद्दा ऐसा है कि it is not related to the individual level, then it is better to compromise for the benefit of others. Each side has equal power and both are strongly committed to mutually exclusive. अगर दो ग्रुप में ऐसी सिनेरियो है या दो इंडिविजुअल में है, वो कहते हैं तुम just try me out, what I can do. The other one says, all right, you try me out, how much what I can do. तो इस तरह के सिनेरियो में उलझने से बेहतर है कि आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज करें। अपनी जितनी पावर है उसका मैनिफेस्टेशन या उसका आजमाइश करने से बेहतर है इस तरह की सिचुएशन में यू कॉम्प्रोमाइज टू अचीव टेम्परेरी सेटलमेंट टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज। कई दफे इतनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होती हैं जिसका हल आपको तुरंत नहीं मिलता, उस तरह के सिनेरियो में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेना बेहतर होता है। टू अराइव एन एक्सपीडिएंट सॉल्यूशन अंडर टाइम प्रेशर। कई दफे आपके पास टाइम प्रेशर होता है कि आपको करना ही है, तो उस प्रेशर के अंदर ये आई थिंक वी ऑल डू इट, यू नो, इन द एग्जामिनेशन हॉल्स वी ऑल रिसोर्ट टू दिस, डोंट वी? आपको बहुत कुछ आता है क्वेश्चन 1 के आंसर के बारे में, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन 1 को ही टैकल करते चली जाएंगी तो आपके बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ता है कि ऑल राइट, अगर मुझे बाद में टाइम मिलता है तो मैं इसको और इलैबोरेट करूंगी। तो ये कॉम्प्रोमाइज जो आप करते हो, ये करते हो बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर। As a backup mode when collaboration or competition fails to be successful. Collaboration आपने कोशिश कर ली, failure. Competition आपने देख लिया, the other party is still more powerful. Then in that kind of a scenario, compromising is probably the most advisable strategy for solving the conflict. Now, collaboration में क्या होता है? To find an integrative solution. Your objective is to learn, for example, test your own assumptions, understand the views of others, and then, you know, when you do this kind of a conflict resolution by collaborating, you enhance, you
enhance the power of your group or the power of the individual also, to merge insights from people with different perspectives on a problem. जब आप collaborate करते हो तो जैसे मैंने कहा कि जो भी बंदा आपके सामने आता है, जिसके साथ या जिस ग्रुप के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसकी अपनी व्यू पॉइंट्स होती है, उसका अपना परसेप्शन होता है, उसका अपना एटीट्यूड होता है, उसका अपना एक्सपीरियंसेस होता है। तो कोलैबोरेशन से जब आप कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करते हो तो उसका फायदा आपको भी मिलता है, दैट्स वाइस वर्सा, द अदर पार्टी आल्सो कैन गेन फ्रॉम योर experience. To gain commitment by incorporating others' concerns into a consensual decision. जब consensual decision आपका होता है, consensus आपकी एक हो जाती है, तो आपका commitment automatically अगले ग्रुप से भी मिल जाता है। तो consensus एक होना is a very important component of collaborating. आपका consensus नहीं है, आप डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे हो, उसकी जो डिसीजंस है या आपकी जो डिसीजंस है उसमें एक बैलेंस नहीं ले पा रहे हो, तो आपका collaboration will fail. But collaboration will work if there is a consensus between the two people or two groups to work through hard feelings which have been interfering with an interpersonal relationship. जब आप collaborate करते हो तो ऑटोमेटिकली जो हार्ड फीलिंग्स आपकी होती है, आपने कभी दोस्तों से लड़ाई करी, किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हुई, यू नो, दोस्ती आजकल के जमाने में ये बहुत एक फ्रेजाइल सी चीज है, बहुत जल्दी दोस्त आपके मन मुताबिक मिल नहीं पाते, और दोस्ती थोड़ी दिन के बाद आप देखते हो मैंने तो गलत डिसीजन लिया था, मैंने तो सोचा था ये फ्रेंड बनेगी, ये फ्रेंड नहीं बनी, फो बन गई। नाउ अगर आप देखेंगे कि किसी के लिए आपने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन, और ये चीज तब तक चलती है जब आप दोनों में थोड़ी सी मेल जोल होती है, आपके चिंतन की, आपके डिसीजंस की। और जब आप लड़ गुजरते हो एक दोस्त से और उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर उससे दोस्ताना एटमॉस्फेयर वापस लाना चाहते हो, do you realize it is so satisfying? क्योंकि जो ये interpersonal relationship है, इसमें जो hard feelings है, the other person also comes up saying नहीं 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 मैंने बहुत गलत चीज करी, you know, I should not have said it, and then you also say कि नहीं ये चीज मैंने नहीं करनी चाहिए। ना interpersonal relationship में ये एक बहुत अहम कड़ी है जहाँ पे आप कोलैबोरेट करते हो और आपकी जो हार्ड फीलिंग्स थी उसके ऊपर आप एक लेप दे देते हो, एक मलहम लगा देते हो, उसके बगैर फ्रेंडशिप चलती नहीं है। सो कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द steps for maintaining your friendship, right? Now there are various tools and keys, tips that can be used to manage even mundane conflicts that we all face. Now conflict management tools कौन से हैं? Negotiation, बातचीत, communication, active listening. कई दफे होता क्या है कि हम प्री ऑक्युपाइड होते हैं, हमारी प्री थॉट जो होती है वो हमें पहले से जो सोच हमने ले रखी है अपने साथ, उसी चीज को हम जकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एम्पैथी का जिक्र मैंने पहले भी किया है, आज भी कहूंगी कि एम्पैथी इज सच ए थिंग व्हिच इज disappearing from our society, and it is indeed very many times the main root cause for genesis of conflicts. आप अपने बारे में सोचते हो, आप अगले की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा भी टाइम खराब नहीं करना चाहते। मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? Why should I think about her? Why should I think about him? That's a wrong approach. If you use empathy, आजकल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एम्पैथी के ऊपर लेक्चर्स देने के लिए फॉर्मल इनविटेशंस आती हैं, तो वहां पे यही होता है कि आप 2 मिनट रुक जाओ, अगले की जो रिएक्शन है देखो तो सही, सोचो तो सही किस हालात में वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आपके पास एम्पैथी है, बिलीव मी 70% ऑफ योर जेनेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
will be resolved. Body language, आप देखते हैं रोड रेज में क्या होता है, जान चली जाती है लोगों की, एंड उसका मेन रीजन होता है बॉडी लैंग्वेज. एंड यू नो, गाड़ी से निकले और फटाफट आपने कहा मैं तेरे को बताता हूँ, and that body language initiates or forces the other person also to retaliate. Body language is a very, very important component of conflict management. अगर आप शांत होके शांत तरीके से बातचीत करते हो या अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हो, तो आप देखोगे आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो जाता है. जैसे मैंने कहा, रोड रेज में अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही गाड़ी ठुकी नहीं ठुकी, बंदा आया और फटाफट देखा, यू नो, जो बंदा उतर के पहले आता है उसका लैंग्वेज ही ऐसा होता है, अब मैं तेरे को बताने वाला. अगर दूसरा बंदा है वो भी उतर आए और हाथ जोड़ ले, तो मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो जाता है, राइट. सो बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. मीडिएशन, कई दफे होता क्या है कि आप खुद बातचीत करने में उतनी सहूलियत महसूस नहीं कर सकते, तो आप कोई मीडिएशन के लिए कोई फ्रेंड, कोई दूसरा person, very often I have seen this works in corporate sectors, you know, you have smaller groups and उनकी communication का जो आप जानते हैं hierarchy of communication जो है वो mostly step ladder में होती है corporate sectors में, horizontal level पे बहुत कम होती है. लेकिन वहां पे अगर mediation हो जाए, आप अगर देखोगे तो आई एम श्योर, अभी मैंने दोस्तों की जिक्र करी, फ्रेंड्स की जिक्र करी, कई दफे आप स्कूल कॉलेज में देखोगे आपके टीचर्स आपसे पूछते, अरे तुम दोनों को साथ नहीं देखा बहुत दिनों से, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या हुआ, लड़ाई हो गई. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मीडिएशन. द टीचर, द फ्रेंड, द लीडर, whosoever is reflecting on this कि तुम दोनों तो साथ घूमते थे हमेशा, क्या हुआ. And in my time I think, you know, the best manifestation that your friends was wearing the same color. Is it even now? It's no more now. But you know, now तो organizations impose कि उस दिन ये कलर पहन के आओ. स्कूल्स में मैंने देखे हैं, they insist कि उस दिन बच्चों को इस कलर में भेजो. बट हमारे वक्त ये था कि कॉलेज या स्कूल जो फेस्टिविटीज में होती थी वो अलग, but the friends, you know, on their own choice they will wear. So everybody knew, अरे ये दोनों आज फिर देखो एक ही कलर की सूट पहन के आई हैं. So they are friends. You know, this is how they used to communicate. Now mediation works miracles. I have used it especially for marital conflicts. और मैं आज भी मानती हूँ दो लोग लड़ते हैं तो mediation is a very very important and a very powerful tool to resolve that conflict. Conflict management tips. आपसे मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट की हो ही नहीं सकती अगर आप कनेक्ट नहीं करते. यू हैव टू कनेक्ट. आप गुस्से से अलग आ गए, लड़के अलग हट गए और आपने कनेक्ट नहीं करने की कोशिश करी, don't do it. Then your conflict will not be resolved at all. Take a chance. Try to clarify. Usually you will face resistance because the other party often feels if you have taken the initiative for clarifying, you must be the one who is guilty. तो वो आपके ऊपर overpower करने की कोशिश करेंगे. But if you use your patience and still insist and clarify the components, then I'm sure this conflicts get resolved. Confirm. आपको confirmation होनी चाहिए. कई दफे misgivings ऐसी होती हैं जहां पे आपको confirmation की कोई गुंजाइश नहीं होती. So misgivings के वजह से conflict जो है वो बढ़ जाती है. तो आप पहले ये तो देखिए कंफर्म कि आपकी जो मिसगिविंग्स है वो सच में हकीकत में है या नहीं.
वो सिर्फ आपने सोच लिया। कई दफे हमारी इंटरप्रिटेशन, हमारी परसेप्शन वो भी बाधा डालती हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कैन बी वन वे ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपको लगता है ये रिश्ता ज्यादा देर बिजनेस सिनेरियोज में नहीं चल सकती, तो मे बी यू शुड take the help of contracts, make the contracts. Thank you very much. हमारे एक पार्टिसिपेंट ने लिखा मैम कि फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सिबलिंग्स के साथ फिर भी आसान होता है, बात हो जाती है और कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर पाते हैं, बट आफ्टर मैरिज, इन अ मैरिज सिचुएशन वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ जाता है। तो इसको कैसे कोप अप किया जाए मैम? You are interacting mostly with totally a different person, so ये जो love, ये जो romance, ये unfortunately थोड़ी देर का, इसकी जो लाइफ है, ये लाइफ सस्टेनेंस बहुत लंबी नहीं रहती। हकीकत को जब सामना करना पड़ता है तो इस पे सबसे ज्यादा चोट लगती है। तो उस वक्त इट इज बेटर टू टेक हेल्प ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कम्युनिकेशन। आप अगर कम्युनिकेशन का लहजा जो है वो बदल दें, कम्युनिकेशन का टाइम आप देख लें, यू हैव टू बी ए स्मार्ट कम्युनिकेटर इवन विथ योर हस्बैंड और विथ योर वाइफ। देखिए, कुछ चीजें जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने तरीके से, सलीके से टाइम को भाप ले कि इस वक्त आपके हस्बैंड वापस आए हैं घर से, बाहर से, आपको नहीं पता उन्होंने क्या झेला वहां पे, आते ही आप शुरू हो जाओ तो नेचुरली वो डिस्प्लेसमेंट का एक आप जरिया बन जाओगे। The whole thing which he has, the baggage from his office will be transferred onto you, और इसकी जो खटास है वो आपकी जिंदगी को किरकिरा करती चली जाएगी। तो it's better to look for pleasant moments, look for certain honest interactions। ऐसा ना हो, देखिए मैं ये नहीं मानती कि लड़की जो है पराया धन है, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। मेरी अंदर की अपनी खून से सिंची हुई चीज पराया कैसे हो सकती है? मैं ये नहीं मानती। अगर आप दूसरे के घर में जा रही हो तो आप ये सोच के चलो कि यहाँ से आपकी डोली उठी है, अर्थी वहां से उठी, नहीं जी। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव टूडेज वुमन इज एन एलिट वुमन, इज अ स्मार्ट वुमन, एंड इफ यू नो, I just said it to in a corporate sector, and मैंने कहा कितनी बेवकूफी करते हैं जो अपने सास के साथ लड़ झगड़ती हैं। क्यों लड़ झगड़ती हैं? उसका सबसे प्राइज्ड पोजीशन, उसका जो प्राइज्ड ऑब्जेक्ट है, उसने वो आपके हाथों में सौंप दिया। बेवकूफ है वो लड़की जो लड़ती है। और एक बात मानिए, एक हस्बैंड के साथ आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप उससे थोड़ा स्मार्टली कम्युनिकेट करिए, इंटेलिजेंटली। यू आर नॉट ए डफर। टाइम योर कम्युनिकेशन, फाइंड आउट वो बंदा कहाँ पे बेवकूफी करता है, उस बेवकूफी के पॉइंट्स को आप आराम से इस्तेमाल करिए। डोंट एवर प्लीज गो टू ए मैन एंड से यू आर बुद्धू। नो, a man can never be less intelligent than you. He is always more intelligent than the wife, taken for granted। और वो लेडी जो कहती है नहीं मैं तुमसे अच्छा करती हूँ, उससे ज्यादा बेवकूफ और कोई लेडी हो ही नहीं सकती। माना हकीकत में आप शायद 10 times बेटर करते हो, बट आप क्यों जाओगे बोलने? क्योंकि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये देखिए, अगर हस्बैंड के साथ आप ये माथे में लेके चलोगे मेरा ईगो, और जो मैं घर में करती थी, देखिए माँ बाप जो है वो बहुत कुछ झेल लेते हैं। आज भी आप उटपटांग चीजें, आई एम श्योर डॉक्टर गोयल, इफ यू गेट ए चांस यू विल गो टू योर पेरेंट्स एंड से बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं आता, एंड योर पेरेंट्स विल प्ले इनटू योर
hands, you know, because to them still you are the same old Manju whom they reared up. They don't believe Dr. Manju Goyal. Now the man who married you would not. So to demand that kind of a thing and also to give in कि नहीं मैं तो औरत हूँ मुझे ही करना पड़ेगा, I don't believe in it. No, you have to be smarter, you have to be a cleverer person. कई जगह मैंने झूठ बोलना सिखाया है. अब वो बताती है कि मैं घर से खाना बना के लेके जाती हूँ, आते ही शाम की चाय भी मैं ही बनाती हूँ, दोनों एक ही साथ घुसते हैं एक ही गाड़ी में. तो मैंने कहा कभी कभी बोल दिया करो ना, कमर में दर्द हो रहा है, बैठ नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो गया आज, पता नहीं हिचकी आ गई, पता नहीं कोई चोट लग गई. अरे गिर जाओ बिस्तर पे, आराम से लमलेट बैठी रहो, सोई रहो, देखो ना वो बंदा स्विगी करेगा, चाय बनाएगा, कुछ तो करेगा. तो इसकी आदत डलवाना आपके लिए ये it's a part of a list, you know. And of course I think मैं अक्सर दोहराती हूँ, आज भी दोहराऊंगी, दो बंदे जो मैरिटल रिश्ते में जुड़ जाते हैं, देखिए भारत में मैरिजेस ऐसे नहीं होती आजकल. तो ऑफ कोर्स इट्स ए लव मैरिज, बट लव कैन टर्न इनटू ए सावर बिटरनेस ओनली व्हेन देयर आर मटेरियल गेन्स इन्वॉल्वड. और किसी किसी की जो selfish motives, I am sorry to say, I have seen this, you know, the parental interventions, either in-laws or from your own parents, they are the ones who give you a kind of a wrong notion. भैया एक बात देखो, मैंने ऐसे लड़कियों को झेला है, मैंने देखा है उनकी जिंदगी तबाह होते हुए, पैसे मिल गए, मकान भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया, रह तो गई अकेली. कितने देर तक? मेनोपॉज के बाद कौन आपके पास आएगा? कोई नहीं आएगा. So your social life, your hi-fi extrovert liaising, all takes a cell, all goes under the table. So please nurture your relationship. अगर husband के साथ कुछ खटपट होती है, मत सोचिए कि आपका पेरेंटल होम वाला व्यवहार आपको यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा. और सास को अपने पॉकेट में रखना आपको आना चाहिए. सास उतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितनी आप पढ़ी लिखी हो. तो अगर उसने अपना बेटा आपको सौंपा तो आपको उतनी रेस्पेक्ट, उतनी डिलीजेंस देनी चाहिए. अगर आप अपने हस्बैंड को प्यार करते हो तो नेचुरली उसकी जन्म देने वाली को भी आपको रेस्पेक्ट तो करना चाहिए. And believe me, marital discords are on the rise because of all these materialistic, self-centered demands. बेवकूफी है. एक और क्वेश्चन है, हमारे पार्टिसिपेंट है, वो पूछना चाहते हैं कि कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग होता है और ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए. ऐसी बिहेवियर को किस तरह, अपनी जो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट की बात जो हम करते हैं उसको कैसे हम मैनेज करें, ये वो जानना चाहते हैं. टाइम आउट, टाइम आउट. आप घिर जाते हैं फ्रस्ट्रेशन से क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस की जो खाने हैं उसकी भरपाई नहीं होती. आप करते चले जाते हो, जब आपकी बारी आती है फॉर रिसीविंग, यू डोंट गेट दैट. एंड यू नो, लेट मी बी फ्रैंक एंड ब्लंट विद ऑल ऑफ यू. हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है, हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है हर रिश्ते में. तब जब वहां से आपको चोट मिलती है और फिर आप अंदर से अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है झकझोर के रख देते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है. उस वक्त ये फ्रस्ट्रेशन आगे और भी इंटेंस ना हो ताकि आपकी मेंटल बैलेंस जो है वो गड़बड़ा ना जाए, उसके लिए टेक टाइम आउट only for nurturing yourself. Go out, eat something which you love, you enjoy. Do it. Don't bother for somebody else. Do it. And then after you have released your this kind of anguish, you know, frustration से एक internal anguish की परिवेश तैयार हो जाती है. जब आप उससे उभर के आओगे तब कुछ प्लेजेंट चीज करिए. अब मेरा मंडे को आई एम सपोज टू गो फॉर अ
meeting. It's a social meeting. Usually I don't go for such social meeting. Now this is at an international level. I'm in a dilemma. मैं जाऊं नहीं जाऊं, because this is a timeout, not only for me, but I never go out anywhere, any social gathering without my husband. So he will also accompany. Now ये मेरे लिए एक expenditure है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है, सोशल आउटिंग है, तो मैं जाऊं ना जाऊं, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन you know, when I got up today morning, this invitation has come to me in writing yesterday. The card has arrived. Now today morning when I got up, I thought I need to change my platform also. जाके देखूं तो सही क्या है क्या नहीं. बाहर के लोग आ रहे हैं तो मुखातिब होती हूँ, देखती हूँ, maybe it will be a nice, but I have not decided yet. I'm giving myself time कि मैं prioritize करूं Monday evening मेरे लिए कहाँ commitment. So similarly, आप देखिए, आपको प्यार, आपको चाहने वाला कौन सा रिश्ता ऐसा है? हर एक की जिंदगी में ऐसे रिश्ते हैं. देखिए, आप कोई दादी है, कोई मासी है, कोई ताई है, कोई बुआ है, कोई नेबर है, कोई दोस्त है, जिसके साथ मैरिज से पहले आप बहुत अच्छा टाइम बिता चुके हो, तो वहां पे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट एक शाम बिता के देखिए. You will let go of your frustrations. लेकिन अगर उसको आप जकड़ के रखेंगे और सोचेंगे इससे कैसे निकलूं, हल नहीं मिलेगा. You have to act. And so please do it. पहले हम क्या करते थे कॉलेज डेज में, एकदम पिक्चर हॉल में भाग जाते थे, फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और भागे दोपहर के 3 से 6, बिकॉज 6 बजे के बाद तो लड़कियां अलाउड कहाँ थी, अलाउड ही नहीं थी बाहर. अब तो 2-2 बजे, 3-3 बजे भी ड्राइव करके मैं भी आई हूँ कई दफे गुड़गांव से. दैट इज वेयर माय यंगर सन लिव्स. सो बट ठीक है. एक दफे मैं इंडिया गेट में घिर गई 3:30 बजे रात के. मैं गाड़ी चला रही, आई वाज ड्राइविंग अ स्कॉर्पियो. आई हैड द दिल्ली पुलिस की वो फोल्डर मेरे गाड़ी में पीछे पड़ी हुई थी. मेरी गाड़ी उसने रुकवा दी. रुकवा के कहता है, मैडम आपके साथ जो बैठे हैं उनका अल्कोहल टेस्ट करना है. मैंने कहा एक मेरे हस्बैंड है, एक मेरा बेटा है, एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टरी में है, दोनों में से किसी ने पिया नहीं है, आप हमें ये लगाना है. मैंने कहा ये जो है आपने किस किस को लगाया है, नया वाला है तो लगा लीजिए. तो फिर कहता है नहीं इसी से लगाना पड़ेगा. मैंने कहा होल्ड ऑन, आई विल नॉट लेट देम गो फॉर द ब्रेथ टेस्ट. ठीक है, आई एम डॉक्टर जयंती दत्ता, ये रही फाइल, मैं ये काम करती हूँ, मैं फैकल्टी विद द BPRND, SP को फोन में लाओ और बात करो. तो वो भाग भाग के गया, अपने बड़े अफसर से बात किया, सर ये फाइल आप ही का है. उसका अफसर आया मेरे ड्राइविंग सीट तक. मैंने कहा हाँ ये काम मैं इतने सालों से हूँ. सर जाइए. इसकी नौबत आई क्यों? ये देखिए, ये भी कम्युनिकेशन का ही है. हम मना नहीं करते, अगर उन्होंने वो दूसरा जो पाइप है वो ट्यूब इस्तेमाल करते, उन्होंने जिद करी नहीं वही ट्यूब करना है, हमने मना किया, तो उसके बाद दिखाना पड़ा. तो आज की जो हमारी स्टैचर है, हर एक कोई, आप जहाँ पे हैं, मुक्ता जहाँ पे है, मनीषा जी जहाँ पर है, तो हम लोग सब अपने अपने प्लेटफॉर्म तक जो पहुंचे हैं, बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस देने के बाद, तो उसको हम क्यों चैलेंज करें, उसको क्यों हम गंवा दे फॉर सम कम्युनिकेशन फुलिशनेस. मैं ये बात हर यंगस्टर से कहती हूँ, रिश्तों में अपने को झोंको नहीं, आजमाइश कर लो. जिस रिश्ते से आपको लगे कि हाँ ये जिंदगी भर निभने वाला है, तो वो रिश्ते में आप, और उस रिश्ते को सिजो के रखना, संवार के रखना, उसको टूटने नहीं देना किसी और बाहरी इंसान की चोट से. First of all, a very good evening to one and all.
and I'm really grateful that my team gave me this opportunity to present vote of thanks to Jayanti ma'am. And I'm really thankful to you, ma'am, highly thankful that you have shared your knowledge and enlightened us, and you have shared your personal and professional experiences with us, ma'am. एंड आपने जो है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, उसके साथ ही हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीखी जो शायद टॉपिक से थोड़ा हटके भी थी, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. थैंक यू सो मच मैम. एंड मैं तो आपके हर सेशन को बहुत इंजॉय करती हूँ. आपके जुड़ने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि आज तो जयंती मैम का सेशन है, तो इट वुड बी अ लाइक, मतलब एक होता है कि जिसमें आप कभी भी बोर नहीं होते हो, आप मतलब बहुत नई नई चीजों को सीखते हो, और ये टॉपिक भी ऐसा इंटरेस्टिंग है कि इसको अगर कोई हमें अच्छा रिसोर्स पर्सन मिल जाए जो कि इसको बहुत अच्छे से कवर अप करे, तो शायद उसमें जो है कि हम जो 4 चांद लगने की बात करते हैं वो लग जाता है कहीं ना कहीं. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर joining us today, and I would also like to thank my team, Dr. Manju ma'am, Dr. Manju ma'am and Uday sir, and Mukta ma'am, Apurva ma'am, Ravi sir, Rakesh sir, and the technical team of VYK and Aditi Mahavidyalaya. So I would like to thanks to everyone, and also पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना हम इस इवेंट को सक्सेसफुल नहीं कर पाते. तो थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल. वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.